बच्चों अब हम पढ़ेंगे छंद के अंग। हमारे छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? जिस प्रकार से मनुष्य के अंग होते हैं उसी प्रकार से छंदों के भी अंग होते हैं। जिस प्रकार से अंगों के माध्यम से मनुष्य सारे संसार को जान सकता है उसी प्रकार से हम छंदों के अंगों के माध्यम से हम छंद को जान सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे छंद के अंग। देखिए छंद के अंग होते हैं 5। पहला होता है वर्ण या अक्षर, दूसरा होता है मात्रा, तीसरा होता है यति, चौथा होता है गति और पांचवा है पद। और पद को ही हम कहते हैं चरण। जिस प्रकार से मनुष्य चरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है उसी प्रकार से हमारा छंद भी अपने चरण के माध्यम से या पद के माध्यम से प्रवाह या गति को प्राप्त करता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो आइए अब हम एक एक अंग को विस्तार से जानेंगे। चलिए देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण हम सभी जानते हैं, वर्ण को हम अक्षर कहते हैं, तो यही वर्ण है। और वर्ण होता है आ से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। और इसमें वर्णों का भी महत्व इतना ना हो करके अक्षर मात्रा जो होती है अक्षरों की उनका महत्व ज्यादा होता है। तो वर्ण भी महत्वपूर्ण है, उनको पहले जानते हैं क्योंकि पहला स्टेप है। वर्ण कहलाते हैं आ से लेकर अ इ उ ऊ आदि जो है वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण इसमें छंदों में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लघु वर्ण जिसको हम ह्रीस्व कहते हैं, दूसरा होता है दीर्घ वर्ण जिसको हम बड़ा या गुरु वर्ण कह सकते हैं। इसको और हम विस्तार से जानेंगे विभिन्न पार्टों में जब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं मात्रा। अगला भाग होता है हमारा मात्रा जो छंद में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो छंद को निर्धारित करता है। तो मात्रा क्या है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। बेटा किसी भी वर्ण को बोलने में हम जितना समय लेते हैं उसे हम वर्ण की मात्रा कहते हैं। वैसे हम नॉर्मली अब छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं जो हमारी मात्रा होती है वो स्वरों की मात्रा होती है। जब स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है तब वह मात्रा होती है। लेकिन यहाँ पर जो छंद है उसमें ये मात्रा न होकर के मात्रा जो है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय होता है। जैसे हमारा अ है तो उसको हम जल्दी बोल देते हैं और आ जो है उसको हमें थोड़ा बोलने में समय लगता है और ये आ की अपेक्षा आ बोलने में हमें दुगना समय लगता है। और जो लगने वाला ये समय है इन दोनों वर्णों के बीच का वही हमारी मात्रा कहलाती है। और मात्रा के आधार पर ही छंद में जो वर्ण है वो लघु से दीर्घ और दीर्घ से लघु हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे उच्चारण में लगने वाला जो समय है वही वर्ण की जो है वो मात्रा कहलाती है। और इसमें देखो आप यहाँ देख रहे हैं छंदों में उच्चारण के आधार पर ही लघु वर्ण दीर्घ और दीर्घ वर्ण जो है वो लघु होता है। लघु वर्णों के लिए मात्रा एक सीधी आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए जहां हमने उंगली रखी हुई है ब्रैकेट में भी हमने इसको साइन किया हुआ है। एक ये सीधी खड़ी रेखा है, ये लघु वर्ण के लिए ये मात्रा निर्धारित है। तथा दीर्घ वर्णों के लिए जो बड़े अक्षर है गुरु वर्ण है उनके लिए ये मात्रा आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ हमारी उंगली है जहाँ हमने पॉइंट किया हुआ है ब्रैकेट लगाया हुआ है। इसकी आकृति कुछ एस जैसी है। हम याद करने के लिए साधारण छोटे बच्चों की तरह कह सकते हैं जैसा एस जैसी इसकी आकृति है ये है। और इसका नाम होता है अवग्रह, इसको अवग्रह कहा जाता है। तो जो गुरु वर्ण है बड़े अक्षर होते हैं दीर्घ वर्ण होते हैं उन पे अवग्रह लगाया जाता है, ये अवग्रह कहलाती है। और सीधी खड़ी रेखा की गणना जो है 1 होती है 1 होती है। और अवग्रह जो होता है इस मात्रा की गणना जो है वो 2 होती है। तो ये इसकी मात्रा हो गई। जो हमें उच्चारण में जो लगने वाला समय है उस पे हम अवग्रह लगाएंगे और जो उच्चारण में कम समय लगेगा उसको लघु वर्ण कहेंगे और उसके लिए हम एक सीधी खड़ी रेखा लगा देंगे। आगे हमारा अगला भाग होता है यति। यति क्या है? छंद को पढ़ते समय जब हम सांस लेने के लिए रुकते हैं कुछ समय के लिए ठहरते हैं वहां पर ही छंद की यति कहलाती है। और यह यति हमें देखिए आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं कॉमा के रूप में, एक सीधी खड़ी रेखा के रूप में या डबल या दोहरी सीधी खड़ी रेखा के रूप में या फिर इन्वर्टेड कॉमा के रूप में हमें छंदों में दिखाई देती है। इनको हम विराम चिन्ह आदि के रूप में भी
दिखाई दे सकती है। इसी को हम छंद की यति कहते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यति में जहां पर हम छंद पढ़ते पढ़ते सांस लेने के लिए पल भर के लिए रुकते हैं, वहीं पर हमारे छंद की यति। तो बेटा यहाँ पे हमने 11 काउंट किए हैं। इसके बाद 11 में अगर हमने ये अग्रह वाली मात्रा 2 को जोड़ा तो ये हो गई हमारी 13। तो इस प्रकार से हमारी पहले चरण की जो विषम चरण है इसकी मात्रा 13 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने हमारी यति हो गई जो कि पहला चरण है। इसके बाद हमारा दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण की मात्राएं देखेंगे। इसमें देखो राधा लिखा हुआ है। राधा में रा जो है हमारा दीर्घ है, इसलिए अग्रह आता है। धा है, धा में भी आ की पाई लगी हुई है, आ की मात्रा है, तो ये भी दीर्घ हो गया इस कारण से, तो यहाँ भी हमारा अग्रह आया, तो अग्रह आ गया। इसके आगे नागरी है, तो नागरी में ना जो है वो दीर्घ है, इसलिए अग्रह लगाया। इसके बाद गा आता है, और गा में हमने एक सीधी खड़ी रेखा लगाई क्योंकि गा हमारा लघु वर्ण है। री आया, री में भी हमारा लघु वर्ण होने के कारण एक सीधी खड़ी रेखा लगेगी। अब अगला वर्ण है, शब्द है हमारा सोई। सोई में जो है सो वो हमारा दीर्घ वर्ण है, इसमें ओ की पाई है तो इसलिए दीर्घ हो गया, और यहाँ पर हमारी मात्रा अग्रह होगी। आगे ई है, ई जो है वो हमारा लघु वर्ण है, और यहाँ पर लघु वर्ण होने के कारण मात्रा जो है वो हमारी एक सीधी खड़ी रेखा लगेगी, और इस प्रकार से हमारा जो दूसरा चरण है वो भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और आप यहाँ पर मात्राएं काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बताया है कि ये 2 है, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7, 8, 8 और 2 10 और 1 11। यहाँ पर जो दूसरा चरण है यहाँ पर हमारी मात्राएं हो गई 11। तो इस प्रकार से जैसी मात्रा हमारी पहले चरण में है वैसी ही हमारे तीसरे चरण में मात्रा होंगी, और जैसी मात्रा हमारी दूसरे चरण में है 11 है, वैसी ही मात्राएं हमारी चौथे चरण में यानी संचरण में होंगी। तो आप आगे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ आपने देखा पहला और दूसरा चरण कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। जा तन की झा ई परे, जा दीर्घ है, अग्रह आ गया। तन में दोनों वर्ण हमारे लघु हैं, इसलिए 2 सीधी खड़ी रेखाएं हो गई। अब की हमारा दीर्घ वर्ण है, अग्रह साइन आ गया, अग्रह हो गया। झाई में झा जो है दीर्घ वर्ण है, यहाँ पे अग्रह आया। ई भी बड़ा है, दीर्घ वर्ण है, इसलिए अग्रह चिन्ह आ गया। अब परे में पा जो है वो लघु वर्ण है, इसलिए सीधी खड़ी रेखा हो गई, और रैत में जो हमारी दीर्घ वर्ण होने के कारण अग्रह आ गया। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे मात्रा हो गई तीसरे चरण की। इसी प्रकार अब हमारा चौथा चरण आ गया, इसको समचरण कहा है हमने। अब इसमें श्याम जो हमारा आधा वर्ण होता है इसको हम काउंट नहीं करते हैं, और जो हमारा आगे का वर्ण है या ये दीर्घ वर्ण है, इसलिए यहाँ पर अग्रह लगाया गया। ये माँ है, ये लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पर सीधी एक खड़ी रेखा लगाई गई। अगला शब्द हमारे पास है हरित। हरित में हा जो वर्ण है वो लघु है, एक सीधी खड़ी रेखा है। री है, री भी एक छोटा लघु वर्ण है, इसलिए सीधी खड़ी रेखा। और ता जो है ये भी एक सीधी सरल रेखा लगेगी क्योंकि ता जो है वो भी हमारा लघु वर्ण होता है। आगे आते हैं दुति। दुति में दु जो है लघु वर्ण है, एक सीधी खड़ी रेखा। ती, ती भी जो है लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पर भी एक सीधी खड़ी रेखा होगी। अब वही अगला शब्द है हमारे पास। हो बड़ा लघु वर्ण न होकर के दीर्घ वर्ण है, इसलिए यहाँ पर अग्रह होगा। और ई जो है वो लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पर हमारी छोटी यानी जो है सीधी एक खड़ी सरल रेखा लगेगी। और इस प्रकार से यहाँ पर इस छंद में हमारी 11 मात्रा होंगी। तो हमने देखा हमारा जो छंद था परिभाषा के अनुसार इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति हुई। इस प्रकार से 13 और 11 मात्राओं पर यति होने के कारण ये छंद हमारा दोहा है। अगर हमारे को कोई भी छंद परिभाषा में दिया जाता है पेपरों में और हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है और उसके लक्षण लिखिए, तो इसी प्रकार से हम उस छंद के ऊपर मात्राएं लगाएंगे। और अगर मात्राएं लगाने पर हमारे पहले चरण में 13 मात्रा होती हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो वह हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये हमारा छंद दोहा है। धन्यवाद। तो बेटा यहाँ पे हमने 11 काउंट किए हैं। इसके बाद
11 में अगर हमने ये अवग्रह वाली मात्रा 2 को जोड़ा तो ये हो गई हमारी 13। तो इस प्रकार से हमारी पहले चरण की जो विषम चरण है इसकी मात्रा 13 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने हमारी यति हो गई जो कि पहला चरण है। इसके बाद हमारा दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण की मात्रा देखेंगे। इसमें देखो राधा लिखा हुआ है। राधा में रा जो है हमारा दीर्घ है इसलिए अवग्रह आता है। धा है, धा में भी आ की पाई लगी हुई है, आ की मात्रा है तो ये भी दीर्घ हो गया इस कारण से, तो यहाँ भी हमारा अवग्रह आया तो अवग्रह आ गया। इसके आगे नागरी है तो नागरी में ना जो है वो दीर्घ है इसलिए अवग्रह लगाया। इसके बाद गा आता है और गा में हमने एक सीधी खड़ी रेखा लगाई क्योंकि गा हमारा लघु वर्ण है। री आया, री में भी हमारा लघु वर्ण होने के कारण एक सीधी खड़ी रेखा लगेगी। अब अगला वर्ण है शब्द है हमारा सोई। सोई में जो है सो वो हमारा दीर्घ वर्ण है, इसमें ओ की पाई है तो इसलिए दीर्घ हो गया और यहाँ पर हमारी मात्रा अवग्रह होगी। आगे ई है, ई जो है वो हमारा लघु वर्ण है और यहाँ पर लघु वर्ण होने के कारण मात्रा जो है वो हमारी एक सीधी खड़ी रेखा लगेगी और इस प्रकार से हमारा जो दूसरा चरण है वो भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और आप यहाँ पर मात्राएं काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बताया है कि ये 2 है तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7, 8, 8 और 2 10 और 1 11। यहाँ पर जो दूसरा चरण है यहाँ पर हमारी मात्रा हो गई 11। तो इस प्रकार से जैसी मात्रा हमारी पहले चरण में है वैसी ही हमारे तीसरे चरण में मात्रा होंगी और जैसी मात्रा हमारी दूसरे चरण में है 11 है वैसी ही मात्राएं हमारी चौथे चरण में यानी सम चरण में होंगी। तो आप आगे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ आपने देखा पहला और दूसरा चरण कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। जा तन की झा ई परे, जा दीर्घ है अवग्रह आ गया। तन में दोनों वर्ण हमारे लघु हैं इसलिए 2 सीधी खड़ी रेखाएं हो गई। अब की हमारा दीर्घ वर्ण है अवग्रह साइन आ गया, अवग्रह हो गया। झाई में झा जो है दीर्घ वर्ण है, यहाँ पे अवग्रह आया। ई भी बड़ा है दीर्घ वर्ण है इसलिए अवग्रह चिन्ह आ गया। अब परे में पा जो है वो लघु वर्ण है इसलिए सीधी खड़ी रेखा हो गई और रैट में जो हमारी दीर्घ वर्ण होने के कारण अवग्रह आ गया। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे मात्रा हो गई तीसरे चरण की। इसी प्रकार अब हमारा चौथा चरण आ गया, इसको सम चरण कहा है हमने। अब इसमें श्याम जो हमारा आधा वर्ण होता है इसको हम काउंट नहीं करते हैं और जो हमारा आगे का वर्ण है या ये दीर्घ वर्ण है इसलिए यहाँ पर अवग्रह लगाया गया। ये माँ है ये लघु वर्ण है इसलिए यहाँ पर सीधी एक खड़ी रेखा लगाई गई। अगला शब्द हमारे पास है हरित। हरित में हा जो वर्ण है वो लघु है, एक सीधी खड़ी रेखा है। री है, री भी एक छोटा लघु वर्ण है इसलिए सीधी खड़ी रेखा। और ता जो है ये भी एक सीधी सरल रेखा लगेगी क्योंकि ता जो है वो भी हमारा लघु वर्ण होता है। आगे आते हैं दुति। दुति में दु जो है लघु वर्ण है, एक सीधी खड़ी रेखा। ती, ती भी जो है लघु वर्ण है इसलिए यहाँ पर भी एक सीधी खड़ी रेखा होगी। अब वही अगला शब्द है हमारे पास। हो बड़ा लघु वर्ण न होकर के दीर्घ वर्ण है इसलिए यहाँ पर अवग्रह होगा और ई जो है वो लघु वर्ण है इसलिए यहाँ पर हमारी छोटी यानी जो है सीधी एक खड़ी सरल रेखा लगेगी और इस प्रकार से यहाँ पर इस छंद में हमारी 11 मात्रा होंगी। तो हमने देखा हमारा जो छंद था परिभाषा के अनुसार इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति हुई। इस प्रकार से 13 और 11 मात्राओं पर यति होने के कारण ये छंद हमारा दोहा है। अगर हमारे को कोई भी छंद परिभाषा में दिया जाता है पेपरों में और हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है और उसके लक्षण लिखिए, तो इसी प्रकार से हम उस छंद के ऊपर मात्राएं लगाएंगे और अगर मात्राएं लगाने पर हमारे पहले चरण में 13 मात्रा होती हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तो वह हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये हमारा छंद दोहा है। धन्यवाद।